बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन जैसन के रौरमन जानीला कि हर हफ्ता हम रौरमन ले नवा बेस जानकारी लेके आवेला। उसने में से आज हम जानकारी लेके आए ही, लेकिन किसान भाई बहन मन जानकारी लेवे कर आगे चलू हमरे देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मत्स्य विभाग राज्य के मछली पालकों को देता है कई प्रकार की सुविधाएं। वर्तमान समय में लत्तेदार सब्जियों में नमी कम है तो तुरंत सिंचाई करें। प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड द्वारा होता है बेहतर कंपोस्ट निर्माण। राज्य के मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य पालकों की सुविधा एवं विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसके तहत मछली के बीज भी अब जिले में ही किसानों द्वारा विभाग की सहायता से तैयार की जा रही है। इसके अलावा किसानों को तालाब तक की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही मत्स्य कृषकों का बीमा भी कराया जा रहा है। राज्य के मछली पालक संबंधित अधिकारी से संपर्क कर इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, मौसम, फसल और परिस्थिति के अनुसार हमें अपने खेतों में उचित कृषि कार्य भी करने होते हैं। जिन किसान भाइयों ने अपने खेत में कद्दू, करेला, खीरा इत्यादि गर्मा लत्तेदार सब्जियों की फसल लगा रखी है, उन्हें अपने खेत में लगातार नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए। नमी कम हो जाने की स्थिति में उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए अगर इन लत्तेदार सब्जियों में नमी कम है तो तुरंत सिंचाई करें। जो किसान भाई इस समय गर्मा मक्का लगाने के इच्छुक हैं, वे बेहतर उत्पादन के लिए इसके उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। मक्का के उन्नत प्रभेदों में बिरसा विकास मक्का 1 एवं 2, HP QM 1 और 4, शालीमार इत्यादि प्रभेद बेहतर माने जाते हैं। गर्मा फसल के रूप में मक्का के इन प्रभेदों को लगाकर लाभान्वित हुआ जा सकता है। बिरसा विकास मक्का 1 एवं 2, HP QM 1 और 4, शालीमार के 1, 2, 3 और 4 मक्का के ये प्रभेद गर्मा फसल के लिए बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 15 से 20 किलोग्राम की दर से बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित कर लेना अच्छा होता है। बुआई के उपरांत उचित कृषि कार्यों को करके 50 से 60 क्विंटल तक मक्का की उपज पाई जा सकती है। जैविक खेती की बढ़ती लोकप्रियता से बर्मी कंपोस्ट की मांग बढ़ी है। बर्मी कंपोस्ट का ज़्यादा उत्पादन आसानी से करने के लिए किसान प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्मी कंपोस्ट निर्माण के लिए आमतौर पर पक्के बेड का निर्माण कराना पड़ता है और साथ ही उसके ऊपर शेड भी बनाना पड़ता है, जिसमें खर्च तो ज़्यादा लगता ही है, साथ ही उस स्थान का उपयोग दूसरे कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता। प्लास्टिक से निर्मित हल्के इस उपकरण का स्थान परिवर्तन भी किया जा सकता है और इसमें कंपोस्ट की गुणवत्ता भी अच्छी रहती है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही।
किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है कि कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। साथ ही सरकार द्वारा निर्देशित सामाजिक दूरी एवं अन्य निर्देशों का पालन करते हुए कृषि कार्य करें, ताकि हम और हमारा देश स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। इसी के साथ अगले अंक तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में रोरेमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जा है एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरेमन के जानकारी देवा थी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। यह हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। किसान भाई बहन,
विराम के बाद रौरमन के एक बार फिर से स्वागत है। तो चलू अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाती जानकारी की ओर। आज कर जो जानकारी है बहुत सुंदर है कि रौरमन धान कर खेती करीला और बहुत सुंदर ढंग से करीला। मकिल का रौरमन सोची कि श्री विधि द्वारा धान कर खेती करल से कितने फायदा हुई, कितने मुनाफा हुई और कितने मेहनत में कमी आई, इस सब कर बारे में जानकारी चाहिए। तो चलू हमरे सीधे चला थी अपन विशेषज्ञ के पास और उनकर से जानकारी लेवा थी। अभी मौसम धान की फसल का है और अभी जो समय है वो धान की रोपाई का है। ऐसे में किसान भाई अक्सर सोचते हैं कि आखिर कौन सी विधि अपनाई जाए जिससे धान की रोपाई में समय भी कम लगे और उत्पादन भी अच्छा मिल सके। बहुत से किसान भाई ये जानने के इच्छुक रखते हैं कि श्री विधि क्या है, श्री विधि से वो धान की खेती किस तरह से कर सकते हैं ताकि उनको अधिक से अधिक उनको मुनाफा मिल सके। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है विरसा कृषि विश्वविद्यालय के वरीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार जी। सर, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, जोहार। सर, श्री विधि से जो धान की खेती हमारे किसान भाई करेंगे तो सबसे पहले ये श्री विधि क्या है, ये धान की खेती कैसे कर पाएंगे हमारे किसान भाई? किसान भाइयों, जैसा कि अभी श्री विधि के बारे में आपको जानने की ज़रूरत है क्योंकि मौसम जो है धान की रोपाई का चल रहा है और श्री विधि मुख्य रूप से धान में ही किया जाता है। और श्री विधि का मतलब हुआ सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, जिसको अब सिस्टम ऑफ रूट इंटेंसिफिकेशन भी कहते हैं क्योंकि धान के अलावा और दूसरे फसल में भी इसको किया जा रहा है। मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि धान की सघन खेती इसको कहा जाता है और इससे उपज काफ़ी बढ़ जाता है, पैदावार काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो है कि अगर पानी की बचत होती है कम पानी में और कम मेहनत में, कम लेबर में ज़्यादा उपज लेने की का जो तकनीक है वो धान की सघन खेती में है। इसमें मुख्य रूप से एक जगह एक बिचड़ा लगाया जाता है, 25-25 सेंटीमीटर पर लगाया जाता है और कोनोवीटर से इसमें घास निकाला जाता है और कोनोवीटर से घास निकालने के बाद पानी को निकाल दिया जाता है और 3-4 दिन के बाद पुनः इसमें पानी भरा जाता है। श्री विधि तकनीक को अपनाना सबसे अच्छा माना जाता है। धान की रोपाई की परंपरागत विधि में जहां लागत ज्यादा लगती है और उत्पादन उतना नहीं मिल पाता है, वहीं श्री विधि से धान की रोपाई में समय के साथ लागत भी कम लगती है और उत्पादन भी ज्यादा मिलता है। तो इसमें जो बिचड़ा तैयार किया जाता है, सबसे बड़ा बचत तो जो होता है शुरू में वह होता है बीज का। जैसे हम लोग 40 से 50 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालते हैं धान का खेती के लिए, तो इसमें मात्र 5 किलो प्रति हेक्टेयर बीज डाला जाता है धान की रोपाई के लिए। तो वहीं पर आप सोच लीजिए कि जहाँ पर 40 किलो डाल रहा है वहाँ 5 किलो में खेती हो रही है, तो कितनी बड़ी बचत हो गई। इसके लिए आपको जो बिचड़ा डालना होगा, जिसका प्रभेद का भी आप चाहते हैं खेती करना, उस प्रभेद की खेती कर सकते हैं। जैसे मध्यम ज़मीन में अगर करना चाहते हैं तो मध्यम ज़मीन के लिए जो अनुशंसित प्रभेद है, जैसे नवीन है, सहभागी है, IR 64 DRT 1 है या ललाट है, इसकी खेती कर सकते हैं। हाइब्रिड में अगर करना चाहते हैं तो हाइब्रिड में आप एराइज तेज कर सकते हैं। उसी तरह से अगर दोन में करना चाहते हैं, नीचे वाले खेत में करना चाहते हैं, तो उसमें आप ले सकते हैं राजश्री या MTU 7029, जिसको नाटी मंसूरी भी बोलते हैं, और संभा मंसूरी यानी BPT 5204 भी ले सकते हैं। और कहीं कहीं अगर ज़्यादा पानी भर जाता है तो स्वर्णा सब 1 भी ले सकते हैं। तो ये नीचे वाले ज़मीन के लिए है जो 145-50 दिन की फसल होती है, तो इसमें आप इस तरह से खेती कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। लेकिन इसका जो बिचड़ा आप डालेंगे तो 1 हेक्टेयर के लिए मात्र 5 किलो बीज का चयन करें, उसको रात भर फुला दें। फुलाने के बाद सवेरे जब उसको निकालें तो निकालने के बाद उसमें कोई भी फफूंदनाशक जैसे टेबुकोनाजोल हुआ, ट्राइसाइक्लाजोल हुआ या कार्बेंडाजिम शायद अब न मिले मार्केट में क्योंकि बैन हो गया है, तो उसके जगह पर दूसरे जो भी फफूंदनाशक मिलेंगे 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उसमें मिला लें बढ़िया से। मिला के फिर चट्टी से ढक दें और ढकने के बाद जब उसमें 24 घंटा के बाद देखेंगे तो उसका मुंह फूट जाएगा, मुंह खुल जाएगा और उसको फिर आप बिचड़ा के रूप में खेत में डाल सकते हैं। जानकार कहते हैं कि श्री विधि के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि इसमें
बीज बहुत कम लगता है, इसमें 1 एकड़ के लिए 2 किलो बीज पर्याप्त रहता है। हमेशा अच्छे क्वालिटी के बीज का चयन करें और बीजोपचार जरूर करें। जैसा कि मैंने बताया कि श्री विधि में किसी भी किस्म का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से वैसे किस्मों का चयन आप करें जिसके कल्ले ज़्यादा निकलते हैं, जिसमें पौधों की संख्या ज़्यादा बढ़ती है। जैसे नवीन हुआ, नवीन में काफ़ी कल्ले निकलते हैं, तो नवीन में का खेती अगर करेंगे तो ज़्यादा उपज आपको मिलेगा। उसी तरह से अगर हाइब्रिड में जाना चाहते हैं तो मध्यम ज़मीन के लिए आपको IR जो वैरायटी है एराइज तेज की खेती करें। हाइब्रिड में काफ़ी कल्ले निकलते हैं, तो उसकी खेती आप कर सकते हैं। और अगर नीचे वाले ज़मीन में जा रहे हैं तो स्वर्णा, जिसको MTU 7029 बोलते हैं, उसकी खेती करें। या फिर अगर हाइब्रिड लगाना चाहते हैं तो एराइज 6444 गोल्ड की खेती करें, तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा फायदा होगा। कल्ले ज़्यादा निकलते हैं और बाली भी अच्छी निकलती है और उपज अच्छा मिलता है। अब अहम सवाल ये है कि बीज उपचार कैसे करना चाहिए। तो 1 एकड़ जमीन के लिए 2 किलोग्राम बीज लें। तैरते हुए बीजों को निकाल कर फेंक दें, क्योंकि वो खराब मानी जाती हैं। स्वस्थ बीजों से नमक को हटाने के लिए साफ पानी से धोएं। कार्बेंडाजाइम से बीज को उपचारित करें। खेती करेंगे, जो रोपाई करेंगे, तो मात्र एक जगह एक बिचड़ा 10 से 12 दिन का बिचड़ा लगावें। 15 दिन तक का लगा सकते हैं। जैसे 2 पत्ता होता है उसी समय आपको इसको निकाल के और रोपाई करना है। तो चूंकि यहाँ पर वर्षा आश्रित खेती होती है, वर्षा के आधार पर खेती होती है, कोई भी पानी पटा के तो लगाता नहीं है, इसलिए जो मेन श्री विधि है उससे थोड़ा सा इसमें बदलाव करने की आवश्यकता अपने यहाँ है। जैसे हम लोग जो मुख्य रूप से श्री विधि का जो तकनीक है उसमें जब कोनोमीटर चलाते हैं उसके बाद पानी निकाल देते हैं और पुनः 3-4 दिन के बाद पानी भरते हैं। क्योंकि यहाँ पर वर्षा पर आधारित खेती है, अगर पानी आप निकाल देंगे और वर्षा नहीं हुई तो आपको अलग से पानी का सिंचाई देना पड़ेगा, और आपके पास अगर सिंचाई का साधन नहीं है तो आपका जो उपज मिलना है वो कम हो जाएगा। इसलिए पानी न निकालें और कोनोमीटर चलाएं, तो कम से कम बढ़वार आपका ज़रूर होगा ज़्यादा। जो पहले आप अगर 1 क्विंटल ले रहे थे तो 1.25 क्विंटल 1.5 क्विंटल होगा। तो किसान भाई बहन मन एखन रोरमन देख ली कि श्री विधि द्वारा दान कर कैसे खेती करल जाए ओकर बारे में। तो चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी, और एक कार्यक्रम जो है कि रोरमन एक खास ध्यान देवब, एक जानना बहुत ज़रूरी है कि अरहर कर वैज्ञानिक खेती कैसे करब। भाई रोरेमन दलहनी खेती तो करबे करीला, और ये जानीला कि दाल जो है वो बहुत खास होला। तो चलो हमरे देखो थी अरहर कर वैज्ञानिक खेती कर बारे में जानकारी। आज हम ICAR प्लांडू में हैं और हमारे साथ हैं यहाँ की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर P भावना जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अरहर की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से की जाए और उसके उन्नत प्रभेद कौन कौन सा किसान भाई लगाएं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाए। झारखंड किसानों को नमस्कार। आज हम अरहर खेती के बारे में वैज्ञानिक खेती कैसे करते हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा उपज लेना है, इसके लिए हम विचार करेंगे। जैसे अरहर हो गया आपका ठाण ज़मीन का फसल हो गया, तो इसमें हमको सावधान देना है, हम इसमें पानी ना जमा हो, तो इससे हम लोग रोग का प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे अरहर का जो अभी सोइंग का समय हो गया है, मध्य जून से लेकर मध्य जुलाई तक इसका सोइंग करने का समय है। तो इसको अभी करने से आपको जो फसल है, जैसे अरहर में 3 तरह का है, लॉन्ग ड्यूरेशन है, मीडियम ड्यूरेशन है और शॉर्ट ड्यूरेशन है। जैसे लॉन्ग ड्यूरेशन है लगभग 9 महीना इसका चलता है, तो अभी आप सोइंग करेंगे तो आपका फसल मिलेगा आपका अप्रैल महीना में, लगभग 270 दिन इसका ड्यूरेशन रहेगा। मीडियम ड्यूरेशन में आपको लगभग 150 दिन या 200 दिन के बीच में रहता है, लगभग 6 महीना का। लगभग हमको फरवरी माह में हम इसका उपज ले सकते हैं। और शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको लगभग 60 दिन से 90 दिन का इसका फसल मिल जाता है। तो इसके अनुसार आपको प्लानिंग करना चाहिए, जैसे आपको कब इसका उपज लेना है। और इसका जो जुताई और रोपाई अभी आप करके रखना चाहिए, क्योंकि इसका जो इसमें जो वीड है, खरपतवार जो आता है, इसका बहुत ज़्यादा इसमें आता है। पहले 1 महीना जो है इसमें हमको सावधान रहना पड़ता है। 1 महीना में 2 बार आपको वीडिंग करना चाहिए, निकाई गुड़ाई जो होता है। और फसल तैयारी करते समय ही आपको जो प्लॉट प्रिपरेशन जो बनाते हैं, फील्ड प्रिपरेशन जो बोलते हैं, आपको 2-3 बार अच्छा तरह से हल चलाना चाहिए और मिट्टी को अच्छा तरह से आपको
मिलाना चाहिए। और लास्ट फ्लो में आपको जो गोबर खाद है, सड़ी हुई गोबर खाद जो है 5 टन प्रति हेक्टेयर इसको डालना है। और अगर आपका सॉइल एसिडिक है तो इसमें आपको लाइम का, जो एग्रीकल्चर लाइम का मिलता है मार्केट में, उसको लगभग 4 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसमें डालना चाहिए। इसके साथ जो बेसल डोज होता है NPK, और इसके साथ सल्फ़र भी डालना पड़ता है। जो NPK रेशियो होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैश का 20-25 और 20 का रेशियो में इसको डालना चाहिए। और सल्फ़र भी लगभग 20 kg इसमें प्रति हेक्टेयर पड़ता है। तो इसके लिए आपको यूरिया लगभग 12 kg प्रति हेक्टेयर यूरिया डालना पड़ता है। और DAP जो है 110 kg प्रति हेक्टेयर डालना पड़ता है। और म्यूरेट ऑफ पोटैश जो है लगभग 40 kg प्रति हेक्टेयर इसमें डालना चाहिए। तो ये सब डालेंगे तो हमारा खेत का अच्छा उपज आएगा। बिल्कुल। ये तो आपने किस प्रकार से खेतों की तैयारी करेंगे, किस प्रकार से कौन सा खाद देना है उचित होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में आपने जानकारी बेहतर ढंग से दी। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जहाँ तक प्रभेद की बात है, चूँकि झारखंड की जो जलवायु है, यहाँ के जो मिट्टी है, उस हिसाब से अगर प्रभेद की बात की जाए तो कौन सा बेहतर प्रभेद होगा? प्रभेद माने किस्म। अच्छा, किस्म। जो ऐसे हम लोग अरहर में मैंने पहले जो बोला है, इसमें 3 तरह का होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन, मीडियम ड्यूरेशन और शॉर्ट ड्यूरेशन। तो इसके अनुसार ही हम लोग को किस्म भी मिलता है। जैसे लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर जाएंगे तो हमारा बिरसा अरहर 1 करके है, ये 210 दिन में तैयार होता है। और बाहर करके है, ये 217 दिन में तैयार होता है। बिरसा अरहर 1 का उपज लगभग आपको 1 से 1.5 टन प्रति हेक्टेयर आपको मिलता है। और बाहर का जो है लगभग 2 से 2.5 टन प्रति हेक्टेयर आपको उपज मिलता है। और शॉर्ट ड्यूरेशन में जाएंगे तो पूसा अरहर करके, पूसा अरहर 16 करके एक वैरायटी है, इसको आपको लगभग 120 दिन में आपका फसल तैयार हो जाता है। और इसका उपज भी लगभग 2 टन प्रति हेक्टेयर मिलेगा। इधर हम लोग अनुसंधान केंद्र में कुछ किस्म का हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं। जैसे IPA 203 है, ये आपको IIPR कानपुर से है। ये हम लोग को बेहतरीन किस्म है। और आशा करके एक है, ये भी हम लोग के लिए एक अच्छा किस्म है। ये सबको किसान भाई अपना खेत में डाल सकते हैं। बिल्कुल। हमारे किसान भाई जब अरहर की खेती करते हैं तो जब पौधे की देखभाल की बात आती है तो किस प्रकार से वो पौधे की देखभाल करें ताकि उसमें किसी तरह की बीमारी वगैरह का प्रकोप ना हो पाए? हाँ, पौधा का देखभाल आपको पहले जो फील्ड प्रिपरेशन जो मैंने बोला उसी स्टेज से शुरू होता है। हम लोग जैसे झारखंड में ज़्यादा हम लोग का पानी का होता है। जैसे मानसून सीज़न में पूरा 2-3 महीना आपको लगातार पानी रहता है। तो इसके लिए हम लोग को सावधान रहना चाहिए। जो रिज एंड फर्रो मेड बना के जो सोइंग करना है, उस टाइप में अगर जाएंगे तो आपको अच्छा पानी का निकास होता है और इसमें पानी जमा नहीं होता है। ये टाण ज़मीन का फसल है तो इसमें हम लोग को ज़्यादा सावधान रहना है, पानी बिल्कुल नहीं रहना है। इससे क्या होता है कि उकटा रोग जो बोलते हैं वो भी हम लोग प्रबंधन कर सकते हैं। और इसके बाद जो बीज उपचारण जो बोलते हैं उसको भी हम लोग को सावधान करना है। राइजोबियम कल्चर अगर आपको मार्केट में मिलेगा तो ये आपको बीज उपचारित करना चाहिए। और इसके साथ ट्राइकोडर्मा विरिडे भी करना चाहिए। और कार्बनडिजम 2 ग्राम प्रति kg सीड के साथ उपचार करना चाहिए। इससे क्या होता है, प्रिवेंटिव मेजर जो बोलते हैं, रोग आने से पहले हम लोग क्या सावधानी ले सकते हैं, ये हो गया। और दूसरा हो गया आपका जो किस्म है, अगर आपको मालूम है आपका जगह पे उकठा रोग का है ज़्यादा फैला हुआ है तो आप पहले ही आपका जो प्रतिरोधी किस्म होता है उसको चुनना चाहिए। जैसे बहार हो गया, आशा हो गई, ये दोनों प्रतिरोधी किस्म है। अरहर 1 करके एक किस्म है, ये भी प्रतिरोधी किस्म है। इस प्रतिरोधी किस्म को चुन के आपको डालना चाहिए। और इसके बाद आपको जो एक बार उकटा रोग अगर फसल में आ गया है तो इसको प्रबंधन करना बहुत मुश्किल है, कोई केमिकल अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए आपको प्रिवेंटिव मेजर में ही जाना चाहिए। जौवर अगर आप मिक्सड खेती करते हैं तो अरहर के साथ जौवर भी लगाएंगे तो उकटा रोग का हम लोग प्रबंधन कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपका उकटा रोग अगर आ गया है, जैसे मुरझा होके पीला होके पूरा सूख जाता है पौधा, तो उसको आपको जड़ से उखाड़ के इसको जलाना चाहिए, उसको खेत में नहीं रखना है बिल्कुल। इससे क्या होता है, रोग का जो फैला हुआ है वो कम कर सकते हैं हम। और जौवर को डालेंगे तो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। तो बताओ, ये दुयो जानकारी रोरे कैसे लागलक? बेस है नहीं तो रौरे मन के इसने बेस जानकारी लाइन के देव मतलब एगो जानकारी और रौरे मन के देवे के है बहुत खास है कि रौरे मन कोरोना महामारी के तो देखा थी से ले रौरे मन से आरजू है, विनती है कि रौरे मन अपन सुरक्षा तो करबे करूँ और अपन छुआ मन के भी सुरक्षित रखूँ। उमन के मास्क पिंधाओ, हाथ के सैनिटाइज कराओ, साबुन से हाथ धोआओ। और सबसे खास बात
कि 2 गज कर दूरी तो रखना बहुत ज़रूरी है। तो जान के लिए अब फटाफट कागज़ और कलम निकालो और एड्रेस बता के लिखो। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रात रोड रांची, और पिन कोड संख्या जरूर लिखो भाई। पिन कोड संख्या है 834001। एगो और जानकारी देवे के है कि बहुत किसान भाई बहन मन के शिकायत रहे कि देखो रौर कार्यक्रम हम छोड़ देली नहीं देखे पाली। मकिल चिंता कर बात न खे, रौरे मन के जे पसंदीदा कार्यक्रम है कृषि दर्शन, इके जरूर देखे के चाहिए, जानकारी पाए के चाहिए। तो रौरे में आप अपन मोबाइल में यूट्यूब फेसबुक और ट्विटर में जाए के जानकारी के पाए सकीला। तो आज इजाज़त दो, मकिल यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हुआ। तब तक इजाज़त दो, नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।